हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के लेक्चर को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पानी और उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह इनको अच्छी तरह से। वाटर आपको पता है बेटा, ये मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर। दुनिया में हर एक जो जानदार है ना, उसकी बॉडी में, उसके सेल्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई मॉलिक्यूल पाया जाता है ना, तो वो वाटर ही होता है, पानी होता है। ओवरऑल 70 से लेकर 90% तक ये पानी मौजूद होता है आपकी बॉडी में, आपके सेल्स के अंदर। वाटर एक खास मॉलिक्यूल है, जहाँ ये होगा वहाँ ज़िंदगी होगी, तभी इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। अब कुछ परसेंटेज कुछ अलग अलग किताबों में लिखे हुए हैं कि जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें सबसे ज़्यादा जो पानी है ना बेटा, वो ब्रेन के अंदर होता है। 85 से लेकर 90% हमारा ब्रेन पानी का बना हुआ है। ऐसे सबसे कम जो पानी मौजूद है ना हमारी बॉडी में, वो हमारी बोन्स के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर। हमारी हड्डियां 10 से लेकर 20% तक पानी की बनी हुई हैं। तो ये दो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। इसके अलावा पानी सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी जानदार में पाया जाता है ना, वो जानदार है जेली फिश। जेली फिश की 95% से लेकर 99% जो बॉडी है ये प्योरली वाटर या पानी की बनी हुई है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो पानी बेटा याद रखें, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कार्बन मौजूद नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जिस भी एटम में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ ना हो तो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो पानी क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और वाटर वेरिएबल है, 70 लेकर 90%। ये मीडियम लाइफ है। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी में पानी की मौजूदगी में ही होते हैं। और ये बहुत ही खास मॉलिक्यूल है। जैसे हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, उसमें आप देखें एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, ये सारे प्रोसेस पानी की वजह से ही होते हैं। पानी रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कार्बन से लेते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर ये पानी जाके रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो होता है वो आपका खास पानी होता है। पानी जो है इसके बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे इसके मेन काम हैं, इंपॉर्टेंट ये मॉलिक्यूल है जिसको आगे हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। इसका फार्मूला है H2O बेटा। पानी बना हुआ है दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन के एटम का। इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो एटम है इसकी ओवरऑल जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है। ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब दूसरे शेल में टोटल आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना ऑक्टेव या अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि 2 हाइड्रोजन जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब हाइड्रोजन जो है ना उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये डबल टाइम ज़्यादा होती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब है कि किसी भी एटम जो है ना उसमें कितनी सलाहियत है एटम्स को अट्रैक्ट करने की, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन कमज़ोर एटम है, तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऑक्सीजन के शेल में। ऐसे ऑक्सीजन का ऑक्टेव या शेल जो है मुकम्मल जाता है, ऑक्सीजन फिर स्टेबल हो जाता है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया है, इस अमल को कहते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। जो भी एटम ऑक्सीडेशन करेगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो भी एटम रिडक्शन करेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे 2 चार्जेस पैदा होती हैं पानी के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इन चार्जेस की वजह से हम पानी को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब है वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर चार्ज हो, चाहे एक हो, 2 हो, कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों चार्जेस हो। अब पानी में तो 2 चार्जेस हैं, तो पानी को हम कहते हैं डाईपोलर, यानी कि 2 चार्जेस वाला मॉलिक्यूल। अब इससे यही रीज़न है, आप केमिस्ट्री को अच्छी पढ़ें तो बायो आपको स्टोरी अच्छी से समझ में आएगी, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे का लिंक्ड है, साइंस एंड सारी। तो बहरहाल ऐसे ये बना फार्मूला वाटर का H2O। क्लियर है बात? अब यहाँ भी आप देखें बेटा, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये अटैच होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। और इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो लेंथ होता है टोटल वो होता है 95.8 पिकोमीटर। और ये बनता है ना, इसकी एंगल होती है 104.45 डिग्री। ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड की सारी डेटा होती है। अब ऐसे आगे देखें आप, ये एक पानी का मॉलिक्यूल बन गया, ये एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है।
इस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। पर ये दो जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये दो आपस में जब मिलेंगे तो वो मिलेंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों अटैच होंगे ना, ये अटैच होंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। क्लियर है बात ये बेटा। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से पानी जो है दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, यही होती हैं चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर डायपोल होते हैं, दो चार्जेस होती हैं, तो ये डायपोल कहलाता है। तभी ये पानी के अंदर ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो होती हैं, जैसे कि हाई पोलरिटी है, फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेसिव फोर्स, ये सारी हाई ईटा वेपराइजेशन, ये सारी आयनाइजेशन वगैरह हम आगे डिस्कस करते हैं। तभी इसको क्या कहते हैं, क्रेडल ऑफ लाइफ। ये दुनिया का बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें हर चीज़ डिजॉल्व हो जाती है जो पोलर नेचर की हो, एक्सेप्ट नॉन पोलर जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होती है। तो इसके अंदर देखें, हमने अभी डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह की शेयरिंग तो होती नहीं है, जस्ट एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन होती है, वीक सी, कमजोर सी, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, इसके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पर पानी खुद जो है ये बना हुआ है कोवलेंट बॉन्ड का, एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, आगे देखिए एक प्रॉपर्टी है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्स करते हैं कि फोर्सेस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, जैसे पानी है वो और दूसरे पानी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं इनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इसी फोर्स की वजह से पानी जो है ना एक दूसरे से टूटता नहीं है, कंटिन्यू कॉलम की तरह चलता रहता है। दूसरी होती है कोहेसिव के बाद एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स होती है फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे पानी है ना उसकी फोर्स होती है जाइलम के साथ, फ्लोएम के साथ, खून की नालियों के साथ। तो इसी चीज़ के थ्रू ये पानी आपका इजीली मज़े से ऊपर जाता है, खून की नालियों में चलता है, जाइलम फ्लोएम में चलता रहता है, हमारे पाइप्स के अंदर चलता रहता है। दुनिया का कोई भी पानी हो आपस में चिपक जाता है और टूटता वगैरह नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न होता है एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेज। और ये फोर्सेज जो पैदा हुई हैं इसके पीछे भी रीज़न है पानी की पोलर नेचर। याद रखें, पोलर नेचर की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखें, पानी चल रहा है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, खून चल रहा है जैसे आपकी खून की नालियों के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, या आपका जो जाइलम है, फ्लोएम है, उसमें जो पानी चल रहा है वो भी ऐसे है। ठीक है ना, फ्लोएम भी पानी उठाता है और फ्लोएम के अंदर जो खाना है ना सक्रोज जाता है ना वो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडेसिव फोर्स, ये हमने अभी डिस्कस किया। एडेसिव फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। जैसे पानी है वो और दूसरा एक मॉलिक्यूल में साथ जाइलम है या फ्लोएम है या खून की नाली, उसके बीच में फोर्स होगी, उसको कहते हैं एडेसिव फोर्स। इसी फोर्स की वजह से देखें पानी मदे से ऊपर चलता है और इसके साथ अटैच होता है, फिर पानी पानी के साथ अटैच होता है, वो बाय कोहेसिव फोर्स है। इन दो फोर्स की वजह से पानी अपर फ्लो होता है, हमारे अंदर चलता रहता है। इसके पीछे भी रीज़न है ड्यू टू पोलर नेचर वगैरह सारी। यही रीज़न है कि पानी होल्ड करता है एक दूसरे को और ऐसे मज़े से फ्लो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब है बेटा आपके पास पानी का 1 ग्राम हो, उस 1 ग्राम का आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 सेंटीग्रेड, तो अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, उसके लिए आपको हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी देनी पड़ेगी, तभी उस पानी का 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ेगा 1 सेंटीग्रेड तक। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। यानी कि पानी जो आपका होता है उसके 1 ग्राम जो है उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना है, यानी कि 15 से 16 कराना है। अभी आपका पानी का टेम्परेचर मिसाल 15 है तो उसको 16 करना है, तो अपने आप नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस वजह से पानी जल्दी अपनी फॉर्म को कन्वर्ट या चेंज नहीं करता है। यही रीज़न है तभी पानी को हम कहते हैं थर्मल स्टेबलाइजर। तभी देखें पानी हमारी बॉडी के अंदर है और तभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है 37 सेंटीग्रेड। हमें गर्मी कुछ भी नहीं कर पाती है। बाहर माहौल का टेम्परेचर चाहे 50 सेंटीग्रेड हो जाए फिर भी बॉडी का टेम्परेचर 37 का 37 ही रहता है। इसके पीछे मेन रीज़न पानी ही है बेटा, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से। तभी देखें यहाँ पे पॉइंट लिखी पड़ी, एट वर्क के दे थर्मल स्टेबलाइजर। जैसे स्टेबलाइजर नहीं लगाते हैं हम फ्रिज वगैरह के ऊपर जो कोई करंट को स्टेबलाइज करता है, ऐसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, आगे देखें हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। पानी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई हीट चाहिए तभी ये वेपर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में, इसको कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ स्टेड वाइस वर्सा।
पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, उसको तोड़ने के लिए हाई हीट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे कि आपके पास 1 किलो पानी है तो उसको कितनी एनर्जी देंगे, 574 किलो कैलोरी पर केजी, इतनी हीट या इतनी एनर्जी देंगे तभी ये पानी वेपराइजेशन में कन्वर्ट होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और यही रीज़न है कि आप देखें बॉडी जो उस पर कितनी भी गर्माश पड़े, हमारे अंदर पानी वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है कि स्वीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि जब गर्माश हमारी बॉडी में आती है सूरज वगैरह की गर्मी की, तो हमारा पानी जो है वो गर्माश लेके बाहर निकलता है पसीने की फॉर्म में, ताकि हम ठंडे हो सकें। तो वाटर देखें ये बहुत सारे काम कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, टेम्परेचर मेंटेन करना, आपका खून भी सारा पानी है। आप जो खाना वगैरह खाते हैं, मिसाल आपने फल खाया है, तो ऐसा तो नहीं है फल डायरेक्ट आपके खून में जाता है फिर खून वो फल को ले जाता है हर एक सेल में, नहीं। आप जो भी खाना वगैरह खाते हैं वो टूटते हैं मोनोमर्स में, फिर ये मोनोमर जाके पानी में डिजोल्व होते हैं, फिर ये पानी इन मोनोमर को ले जाता है आपके खून के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है डाइजेस्टम में, तो ये सारी चीज़ें कौन कराता है, पानी कराता है। ऐसे पानी फिर सेल में आता है, ये खून की मदद से सारी चीज़ें ले आता है। तो ये सब प्रॉपर्टी इसी वाटर की होती हैं, तभी इसको कहते हैं हम आपकी बॉडी का इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ये थर्मो रेगुलेशन वगैरह एक्सवाइज करा रहा है, ट्रांसपरेशन वगैरह करके परफेक्शन, ऐसे प्लांट में ट्रांसपरेशन होती है तो प्लांट अपना हीट वगैरह लॉस करता है, तो ये पानी का ही रोल होता है। फिर आता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब है कि आपके पास अभी पानी है बेटा, आप अब पानी में डालते हो चर्बी को, लिपिड को। लिपिड को आप जैसे ही डालेंगे तो लिपिड जो है आपका, आप पानी में जैसे मिसाल है लिपिड डालेंगे तो क्या होगा, आप लोग को पता है कि लिपिड जो है बेटा वो नॉन पोलर है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पानी पोलर है, इसमें दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप लिपिड को पानी में डालेंगे ना तो लिपिड डिजोल्व नहीं होगा, और लिपिड क्या करेगा, पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। तो नतीजे में पानी और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, जिसके नतीजे में लिपिड ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर ये तैरता रहेगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। यही रीज़न है, तभी लिपिड जो है उसमें पानी में डिजोल्व नहीं होता है, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से। और इसी नेचर की वजह से आप देखें आपकी बॉडी में जो सेल है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड होती है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड पानी में डिजोल्व नहीं होता है और ये तैरता रहता है सेल की सेल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा कि मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगल निकोसन ने दिया था 1972 में, वो भी यही कहते हैं कि पानी जो है उसके अंदर लिपिड डिजोल्व नहीं होता है, आपकी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। अब फास्फोलिपिड की वजह से सेल में फ्लोट करती है और आपकी लिक्विड नेचर की होती है। ये सारी चीज़ें इसी पॉइंट में आपकी ओवरऑल यूँ समझे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू कोलियर ऑयल ड्रॉप इनटू ए लार्ज ड्रॉपलेट्स। आप देखें पानी में जैसे आप चर्बी मिलाएंगे तो पानी इसको कन्वर्ट करेगा बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स के अंदर बाय फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, ठीक है ना। और ये लिपिड क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। इसकी वजह से फिर पानी और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसकी वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिपिड्स क्लम्प हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और बड़े बड़े चर्बी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे जो ओवरऑल ऊपर तैरते रहेंगी, ठीक। अब थोड़ा आगे देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पानी की आयनाइजेशन, यानी कि आयंस का बनना। पानी जो है ना उसको जब आप तोड़ेंगे तो उससे दो आयन बनेंगे बेटा, एक बनेंगे हाइड्रोजन आयंस, दूसरे बनेंगे OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इसी प्रॉपर्टी को, इसी चीज़ को हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब इन दो आयंस के बनने की वजह से पानी को हम कहते हैं दुनिया का बफर, यानी कि पीएच मेंटेन करने वाला। ये कैसे देखें, पानी जो है ना बेटा वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। पानी की पीएच आपको पता है 7 होती है, फिर 6.5, 7.25, 7.5 तक होती है, यानी कि अमूमन यही न्यूट्रली कंसीडर किया जाता है। पानी का भी पीएच 7 है। अब पानी में जब एसिड मिलाओगे, कोई भी एसिड यानी कि जिसकी पीएच 1 से लेकर 6 तक है, तो एसिड क्या करेगा, पानी को एसिड करने की कोशिश करेगा। एसिड के खिलाफ पानी बिहेव करेगा एज ए बेस। एसिड के खिलाफ पानी बिहेव करेगा एज ए बेस, यानी कि एसिड के खिलाफ पानी क्या डोनेट करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, अपनी पीएच को बढ़ाने के लिए। एसिड पानी की पीएच को कम करने की कोशिश करेगा और पानी यहाँ पे बिहेव करेगा एज ए बेस और पानी अपनी पीएच को बढ़ाएगा। मिसाल है, आप बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी का, वो मिसाल 2 pH वाला है, वो एसिड आप मिलाओगे ना पानी में तो वो एसिड कोशिश करेगा कि पानी की पीएच 7 से 2 हो जाए, यानी कि पानी मेरे जैसा हो जाए। पर पानी यहाँ पे डोनेट करेगा OH आयन और पानी अपनी पीएच को बढ़ा देगा, 2 से फिर से 7 कर देगा। तभी पानी को हम क्या कहते हैं, बफर, यानी कि पीएच मेंटेन करने वाला। या आप मिसाल है पानी में मिलाते हो बेस या अल्कली, तो बेस आपको पता है वो जो पीएच को बढ़ा दे, बेस की पीएच 8 से 14 होती है।
तो बेस मिसाल कोई भी आप मिलाते हो जिसकी पीएच 9 हो, तो बेस क्या करेगा, पीएच बढ़ाएगा पानी की, 7 से 9 करेगा। बेस के खिलाफ पानी बिहेव करेगा एज ए एसिड, और यहाँ पे पानी डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयंस, और फिर पानी की पीएच कम हो जाएगी, यानी कि 9 हो गई पीएच, तो हाइड्रोजन आयंस डोनेट करने की वजह से पानी की पीएच फिर से 7 हो जाएगी। तो पानी एसिड के खिलाफ बिहेव करता है एज ए बेस, और बेस के खिलाफ बिहेव करता है एज ए एसिड। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, पानी को एम्फोटोरिक नेचर होता है पानी, यानी कि पानी बिहेव करता है एज ए बेस के तौर भी, एसिड के तौर भी, और अपने पीएच में कभी भी छेड़छाड़ी नहीं करवाता है, बफर है, पीएच अपनी मेंटेन करता है। यही रीज़न है कि आपकी बॉडी में जो भी पीएच मेंटेन हो रही है, आपके सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, ये पानी ही कर रहा है। इससे आपका जो थूक है उसके अंदर जो एंजाइम है, अमाइलेज, लाइसोजाइम, इनको भी पीएच मेंटेन करके कौन दे रहा है बेटा, वो पानी ही होता है, क्योंकि अब थूक में है ही पानी। ऐसे आगे आप चलें तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह हैं, उनके अंदर कौन मेंटेन कर दे रहा है, एंजाइम वगैरह के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर मेंटेन करने वाला आपकी बॉडी में, गर्माश को मेंटेन करने वाला, एंजाइम को एक्टिव करने वाला, आपको कूल कराने वाला, ये सारा वाटर ही होता है, पानी होता है। तब भी तो हम कहते हैं कि जहाँ पानी होगा वहाँ जिंदगी होगी। आपकी हर एक चीज़ पानी की बनी है, खून वगैरह, सेल के साइटोप्लाज्म वगैरह सारे। ये मीडियम है खास, पीएच मेंटेन करने वाला एंजाइम के लिए, आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए, ठीक है, बाय आयनाइजेशन। नेक्स्ट आप देखें एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी को जब आप टेम्परेचर देंगे ना 16 सेंटीग्रेड, सॉरी कहाँ गया, आप जब पानी को 4 सेंटीग्रेड या 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे ना, तब पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट होगा, बर्फ के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है बेटा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि पहले पानी जो था वो लिक्विड वाटर में था, लिक्विड फॉर्म में था। जैसे आप पानी को 4 सेंटीग्रेड देंगे, यानी कि पानी को आप जैसे ही फ्रिज में रखेंगे, तो फ्रिज में जब भी 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, वहाँ पे पानी जो है वो बर्फ़ में चेंज होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा, और 0 सेंटीग्रेड पे मुकम्मल वो आइस या बर्फ़ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इसकी फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी वजह से होता क्या है कि पानी जब लिक्विड फॉर्म में था ना, तब देखें इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो करीब करीब थे। जब पानी लिक्विड फॉर्म में था तब उसके देखें, यहाँ पे डायग्राम में देखें, लिक्विड वाटर में था, जब लिक्विड फॉर्म में था पानी, तब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड करीब थे। जब सेम ये कन्वर्ट हुआ आइस के अंदर, बर्फ़ के अंदर, तब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत ही ज़्यादा लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि अब बर्फ़ जो है ना वो हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। बर्फ़ के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सिकुड़ते हैं, वो जो है वो सिकुड़ते नहीं, सॉरी, फैलते हैं एक दूसरे के साथ, वो अलग थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक के आपकी जो जाली वगैरह होती है, ऐसी जाली जैसी शक्ल बनती है। लिक्विड वाटर में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तभी आप देखें लिक्विड वाटर भारी होता है, बर्फ़ हल्की होती है, तभी वो बर्फ़ पानी में तैरती रहती है। आप नोट करें, मिसाल आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन को आप 80% भर दें लिक्विड वाटर में, फिर उसको आप डालें फ्रिज में, फिर जब ये पानी कन्वर्ट होगा ना बर्फ़ के अंदर, तो ये बर्फ़ यहाँ तक नहीं रहेगी, फिर ये ऊपर तक फैल जाएगी बर्फ़। तो ये आपने देखा भी होगा, अक्सर आप बोतल को फुल भर के रखें फ्रिज के अंदर, तो बोतल जो है ना वो फटने जैसी हो जाती है जब बर्फ़ में कन्वर्ट होती है, क्योंकि पानी जो है ना, बर्फ़ है ना, वो थोड़ी सी फैलती है। आपने देखा होगा जब सर्दियों के इलाकों में पानी जम जाता है पाइपों के अंदर, तो पाइपों वगैरह को फाड़ देता है, बस कर देता है पाइपलाइन वगैरह पानी की, तो क्योंकि ये फैलता है पानी 0 सेंटीग्रेड पे या उसकी कम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। इसी को कहते हैं एनालिसिस बिहेवियर वाटर। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि बर्फ़ के जो इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ पे बर्फ़ जो है ऊपर तैरती रहती है, और नीचे जो है ना वो लिक्विड वाटर होता है। अब मिसाल आप अंटार्कटिका जाते हैं, रशिया वगैरह जाते हैं, सर्बिया वगैरह, तो वहाँ पे आप देखा होगा ऊपर ऊपर बर्फ़ होती है, फिर भी नीचे मछलियाँ वगैरह आपको नज़र आती हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं अंग्रेज़ वगैरह लोग, ये देखे होंगे। उसका रीज़न यही है कि बर्फ़ हल्की होती है, वो ऊपर आती है, और लिक्विड वाटर नीचे होता है, और इसी नीचे लिक्विड वाटर होने की वजह से ये जानदार सर्वाइव कर पाते हैं। और दुनिया में जब आइस एज हुआ था ना बेटा, तब हमारे जो एंसेस्टर थे वो भी इसी पानी में जिंदा रहे थे। तब हम तो थे नहीं, पर हमारे जो भी एंसेस्टर थे, हम मछलियों से पैदा हुए आगे चलकर, तो हमारी मछलियाँ वगैरह थे, एम्फीबियन थे, वो इसी पानी में सर्वाइव किए थे, इसी में जिंदा रहे थे आइस एज के टाइम। ऊपर आइस ही आइस थी, और इसी प्रॉपर्टी पानी की वजह से ये सर्वाइव हुए। फिर फिशेज में एवोल्यूशन होके एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से एवोल्यूशन होके आगे चलकर आपके रेप्टाइल्स बने, फिर रेप्टाइल्स से आगे बर्ड्स बने, फिर हम मेमल्स भी बने, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे एवोल्यूशन होती गई और हम पैदा हुए, वो भी इसी पानी की प्रॉपर्टी की वजह से। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं कि वाटर शो डिफरेंट बिहेवियर एट 0 सेंटीग्रेड 0 सेंटीग्रेड, और यहाँ पे मैक्सिमम आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पानी यहाँ पे एक्सपेंड होता है, फैलता है,
और ये लाइटर हो जाता है, फिर ये बर्फ़ हल्की हो जाती है जो कि अबो सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती है। इसी की वजह से इसकी फ्रोज़न जो लाइफ है उसके नीचे ज़िंदगी जो है वो पलती रहती है। यानी कि बर्फ़ चाहे ऊपर हो पर नीचे ज़रूर लिक्विड वाटर होगा और वहाँ पे ही जानदार ज़िंदा रहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो यही था पानी के बारे में सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ को हमने सारे किताबों को डिस्कस कर लिया है। कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, एक और बात, पानी के दो टाइप होते हैं, एक होता है मीठा पानी, दूसरा होता है खारा पानी। मीठे पानी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर, जो आपके ज़मीन के ऊपर पड़ा है, नदियाँ हैं, नहर है, नाले हैं, जो भी आपके पास ग्लेशियर वगैरह, ये सारा मीठा पानी है, बारिश वगैरह है सब। और मीठा पानी जो है ना, इसमें सॉल्यूट वगैरह भी कम होते हैं, ये दुनिया का जस्ट 2% होता है। बाकी होता है खारा पानी। दुनिया में 70% ओवरऑल हम धरती के साथ देखें तो 70% खारा पानी है, जो कि आपके समुद्रों के अंदर भरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं मेरीन वाटर या हाइपरटोनिक वाटर। क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।